हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जो जनरल स्टडी के एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू किया था, उसमें आज हम दो सब्जेक्ट को देखेंगे, संविधान यानी पॉलिटी और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। संविधान में हम मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग तथा भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा प्रश्नों से संबंधित अन्य भी जितनी जानकारियाँ हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो एक कंप्लीट डिस्कशन आपको मिलेगा इन दोनों टॉपिक से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस पार्ट में है, तो वो इसका आंसर है भाग 3। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है ना, हम सबको पता है कि संविधान में, जो भारत का संविधान है उसमें कुल 22 भाग है। ठीक है ना, 22 पार्ट में संविधान को बांटा गया है। उसका जो भाग 3 है, ठीक है ना, इसमें मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया। ठीक है ना, मौलिक अधिकार में आर्टिकल, जो जितने मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, आपको पता है कुल 395 आर्टिकल है, मौजूदा समय में 448 हैं। तो जो आर्टिकल है ना उसमें 12 से 35 तक जो आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकार इन फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है ना, बात है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित और भी जानकारी जानते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार उसको 44वें संविधान संशोधन से 1978 में रिमूव कर दिया गया। तो अब भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। जैसे समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार की संकल्पना हमने भारतीय संविधान में यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में ये जानकारी है। मौलिक अधिकार के बारे में एक और चीज़ जानने को मिलती है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, ये अपने प्रवृत्ति में नकारात्मक होते हैं। ठीक है ना, अब ये नकारात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना, ये सरकार के विरुद्ध लागू होता है, यानी सिटीजन्स को मिले हैं। सरकार इसके खिलाफ नहीं जा सकती, और उसके लिए अगर जाती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है वो आर्टिकल 32 के माध्यम से करता है, जबकि जो हाई कोर्ट करता है वो आर्टिकल 226 के माध्यम से करता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित ये सारी जानकारी थी, और भी आगे वीडियो में हम इससे संबंधित जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और भी जानकारी जानेंगे। तो जो अगला सवाल है वो है कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो अभी मैंने देखा कि भारत का जो संविधान है वो यूएसए से लिया गया है, और यूएसए में ही सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका में इसी अधिकार को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। आप सबको, बहुत लोगों ने सुना होगा ये बिल ऑफ राइट्स क्या है। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में है। जो ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का बिल ऑफ राइट्स का ये पेपर है। ठीक है ना, एक मूल प्रति है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स है, इसमें कुल जो शुरू का अमेरिका का 10 संशोधन है, ठीक है, 10 अमेंडमेंट जो किया गया अमेरिका में, वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अमेरिका में जो मूल अधिकार है वो बहुत पावरफुल है, मतलब उसको वहाँ के संसद द्वारा, जिसको सेनेट बोलते हैं, हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बिल ऑफ राइट्स के बारे में कुछ और जानकारी है कि 1789 में, आपको सबको पता होगा कि 1782 वो साल था जब अमेरिका आज़ाद हुआ था इंग्लैंड से, और 1782 के बाद वहाँ संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1789 में एक व्यक्ति थे जेम्स मेडिसन, ठीक है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है ना, इन्हीं के नाम पे है, जेम्स मेडिसन। इन्होंने बिल ऑफ राइट्स प्रस्तुत किया था, और 1791 में वो बिल ऑफ राइट्स यानी मौलिक अधिकार अमेरिका में प्रदान कर दिए गए थे। तो अमेरिका में मौलिक अधिकार कब से शुरू हुए? 1791 से। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, ठीक है ना, जो भारत के नागरिक हैं इनके मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? जैसे अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 1336, 1539 या 1640। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, 12 से 35 तक किया गया है, जो कि भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान का भाग 3 है, 12 से 35, इसमें इसको किया गया है, भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
ये मौलिक अधिकार, इसको आप याद कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक आर्टिकल में भी बात करेंगे, पर मोटा मोटी ऐसे पूछे जाते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे में देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, अन्यथा परीक्षा में गलती हो जाती है। देखिए भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ये थे की बात की जा रही है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1950 26 जनवरी को जब पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ, वैसे आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर, आप लोगों को याद 26 नवंबर, ठीक है ना, 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये 6 मौलिक अधिकार जो मैं बार बार स्लाइड में दिखा रहा हूँ। और जो 7वां मौलिक अधिकार है, आप सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मतलब 1978 तक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में, मौलिक संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और ये अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300A, ठीक है ना, 300 का, ठीक है ना, आर्टिकल 300। कोई पूछे ये कहाँ है अभी, तो 300A में है। अब ये लीगल राइट है, ठीक है ना, मतलब विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के में मौलिक अधिकार, ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार थे भारत के संविधान में, ये पूछ रहा है कि क्या वो मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो मौलिक अधिकार है ना, वो भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है ना। मौलिक अधिकार भारत का जो मूल संविधान का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो शुरू में जो संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस समय जो जो हिस्सा थे उसको मूल संविधान का हिस्सा बोलते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मूल अधिकार का हिस्सा थे। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कुल जो अनुच्छेदों की संख्या थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वो 395 थी। जो टोटल पार्ट थे, यानी भाग थे संविधान के, वो 22 भागों में बटा हुआ था संविधान। और जो अनुसूची थी संविधान की, अनुसूची मतलब जो शेड्यूल थे, उस समय 8 थे, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो अनुच्छेद की संख्या 448 है, भाग की संख्या 25 है, क्योंकि ए बी करके बांटा गया है 22, ठीक है ना। तो टोटल संख्या 25 हो गई है, अनुसूची की संख्या कुल 12 हो गई है, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में ये है। और भारतीय संविधान में 100 अमेंडमेंट कितने हुए आज तक, वो 105 बार भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट किस आर्टिकल से होते हैं, तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके भारतीय संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्सिएबल, ठीक है ना, इन्फोर्सिएबल। इसका मतलब होता है वो इन्फोर्सिएबल का समान मतलब लेमैन भाषा का मतलब होता है वो जिसको कानूनी रूप से जिसको लागू किया जा सके कोर्ट द्वारा, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में वो कौन सा है जो न्यायालय में इन्फोर्सिएबल है, ठीक है ना। तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो देखिए मूल अधिकार जो है ना, फंडामेंटल राइट्स, यही बाकी सब चीज़ों से इसको खास यही है मूल अधिकार, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। मतलब ये अगर हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने भी मूल अधिकार है, अगर उसको सरकार सीमित करती है बिना वजह से, ठीक है ना, या फिर कोई भी हमारे मूल अधिकार को सीमित करता है, तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार हमारे मूल अधिकार को बैन नहीं कर सकती है, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भारतीय संविधान के भाग 4, सबको पता भाग 4 में है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं। जबकि जो प्रस्तावना है वो भारत के मूल संविधान का हिस्सा है। सबसे पहले भारतीय संविधान का जो सबसे पहला पन्ना है वो प्रस्तावना लिखी गई है। एक इसको प्रियम्बल बोलते हैं। एक्चुअली उद्देश्य क्या क्या है, नेचर क्या क्या है संविधान का, वो इसमें लिखा गया है, ठीक है ना।
जो मूल कर्तव्य है, ये इसकी खासियत ये है भारतीय संविधान का, एक सेकंड इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मूल हिस्सा नहीं है। मूल हिस्सा मतलब जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से, ठीक है, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। और ये जो मूल कर्तव्य है, ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। इसी समिति ने ये रिकमेंड किया था मूल कर्तव्य को जोड़ने का, ठीक है ना। जो मूल कर्तव्य है, एक सेकंड, जो मूल कर्तव्य है उसकी वो तब के यूएसएसआर यानी आज का रूस या रसिया के संविधान से प्रेरित है, ठीक है ना। जो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था उस समय मूल कर्तव्य कुल 10 थे, लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है ना, तो एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य के बारे में और जानकारी यह है कि मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के जो भाग 4A है, ठीक है ना, 4A उसमें है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य दिया गया। और ये मैंने बताया दिया कि मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर रूस के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान में एक आर्टिकल 45 है, वहाँ से लिया गया। आयरलैंड में ये स्पेन के संविधान से लिया गया था, ठीक। एक परीक्षा मैंने देखा, पूछा था कि आयरलैंड में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस संविधान से प्रेरित है, तो वो स्पेन से प्रेरित है, ठीक है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किसके पास है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने आपको सही बताया कि जो मूल कर्तव्य है, ये मूल अधिकार है, इसको लागू कराया जा सकता है। एक संविधान में 2 आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया, और 2 हाई कोर्ट, जो भारत में अलग अलग 25 हाई कोर्ट है, उसके माध्यम से ये मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व तो इन्हीं के पास होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ठीक है ना। निलंबन यानी सस्पेंड कौन कर सकता है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट यानी संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑनरेबल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन कर सकते हैं। पर यह सस्पेंशन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे आर्टिकल, अगर मुल्क पे या देश पे आर्टिकल 352 लागू है। 352 का मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, जैसे कोई युद्ध हो गया है, फिर किसी और कारण से नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 359 का प्रयोग करके, ये सारे आर्टिकल ध्यान रखने की बात है, आर्टिकल 359 का प्रयोग करके हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं, ये सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 359 का प्रयोग करके। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है किस आर्टिकल का प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पहले था ना 1978 के पहले, ठीक है, राष्ट्रपति जी कोई भी सारे मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 44वां संशोधन हुआ जनता पार्टी की सरकार में, उसके बाद ये उसमें लिख दिया गया कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ठीक है ना, 2 सीधे संरक्षण और जीवन का अधिकार, इसको राष्ट्रपति जी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाओ, पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का सस्पेंशन नहीं हो सकता है। क्योंकि और ये क्यों हुआ था, अगर इतिहास को ध्यान में रखें तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस समय सारे अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसी को सुधार करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस आर्टिकल को एटलीस्ट सस्पेंड नहीं किया जाता, कि लोग के जीवन के अधिकार को सुरक्षित। अगला सवाल है वो है कि भारतीय
विधान में उद्देशित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे है संशोधन यानी अमेंडमेंट, उसमें बदलाव करना। अभी इसका पहले क्वेश्चन में देखा था, हमने देखा था निलंबन यानी सस्पेंशन, ठीक है ना। निलंबन कुछ समय के लिए होता है, जैसे किसी विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना। संशोधन परमानेंट होता है, ठीक है ना। तो मतलब परमानेंट क्या होता है, मतलब वो उसमें बदलाव किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका कि कौन कर सकता है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संशोधन करने की शक्ति भारत के सिर्फ एक ही किसी संस्था के पास है, वो है संसद द्वारा। भारतीय संविधान में कोई भी चीज़ में संशोधन करना हो तो उसका अधिकार यानी प्रेरोगेटिव कंप्लीट अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा किया जा सकता है। 2/3 की अगर मेजोरिटी हो तो दोनों सदनों में, तो इसको संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, एक बहुत फेमस केस आप सबको पता होगा, केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस ये भारतीय संविधान का एक माइल्ड स्टोन कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 का ये केस है। इसमें केशवानंद भारती केस हार गए थे, लेकिन ये जो पीठ थी ना, ये जो बेंच थी, बहुत इंपॉर्टेंट इसने फैसला दिया था। इसमें एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान का मूल ढांचा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आप संसद संविधान के मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो कोई भी संशोधन ऐसा नहीं करेगी जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे। जैसे सेक्युलरिज्म, ठीक है ना, यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो कोई भी संशोधन ऐसा नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जिससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म, इसमें नुकसान पहुंचे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का संशोधन तो कर सकती है पर इसका नहीं कर सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे चीज़ें बताई हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का नुकसान नहीं कर सकती है संसद भवन। यानी ये पावर संसद भवन के पास अमेंडमेंट की पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो कर सकती है पर कोई रीजनेबल यानी तार्किक बात बतानी पड़ेगी, रीजनेबल कोई तर्क देगा तो ही उसका संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ठीक है ना, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भारतीय के नागरिकों मूल अधिकारों को, तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो आर्टिकल 359 का प्रयोग करके हमारे मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकती हैं, ठीक है ना। बस आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकती 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, जिसका निलंबन नहीं हो सकता। तो आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में जाने। ये 44th अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा, से इसको लागू किया गया मूल संविधान में, मतलब 1978 में हुआ। 1978 के पहले राष्ट्रपति जितने भी मौलिक अधिकार है सबका सस्पेंशन कर सकते थे, ठीक है ना। अब नहीं कर सकते, अब इन दोनों का नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 और 21, इसके बारे में समझते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कोई भी अपराध है उसमें किसी को दोषी साबित किया जाता है, उससे उस व्यक्ति को जो संरक्षण मिलता है उसके बारे में इसकी बात करता है। जैसे पहली बात करता है कि कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, मतलब कोई व्यक्ति जिस समय जो कृत्य करेगा उस समय जो कानून होगा, ठीक है ना, उसी कानून के तहत उसको सजा मिल सकती है। अगर उस समय कोई कानून नहीं है जिस समय उसने काम किया है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी, यानी बाद में कानून बना करके सजा नहीं दी सकती है। ये कानून पूर्व पद से लागू नहीं होता, यानी इसको इंग्लिश में एक शब्द होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता। यानी अगर कोई काम 20 तारीख को किया गया है और कानून 21 तारीख को बनता है तो जो 20 तारीख को अगर कोई काम किया गया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। सजा तभी मिलेगी कि जिस दिन वो कृत्य किया उस दिन वो कानून था या नहीं था, ठीक है ना। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। और तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं होगा। स्व अभिशंसन का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो कि आप सुने होंगे, दिल्ली का एक प्रमुख बहुत फेमस, अभी मतलब हॉरिबल कह सकते हैं,
एक केस आया था श्रद्धा और आफ्ताब वाला, जिसमें एलिजेडली श्रद्धा आफ्ताब द्वारा श्रद्धा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे, एक हीनियस क्राइम था, ठीक है ना। उसमें पुलिस बहुत आम आप सुनते होंगे कि पुलिस क्यों नहीं नार्को या फिर जो ब्रेन मैपिंग होती है, ठीक है ना, या फिर जो पॉलीग्राफ होता है उसके माध्यम से पुलिस क्यों नहीं उसको सज़ा दिला रही है। देखिए जो ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ या फिर नार्को टेस्ट होता है उसमें व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देना होता है, वो अपने जो जुर्म है उसको खुद स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यानी जो आफ्ताब इस केस में है अगर नार्को के माध्यम से, ठीक है ना, या पॉलीग्राफ के माध्यम से अपने खिलाफ अपराध को स्वीकार भी कर लेता है, पर उसको आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि स्व अभिशंसन नहीं होगा, यानी खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी, तो इसके माध्यम से पुलिस उसको सज़ा नहीं दिला सकती है। यहाँ पे एक मामला फंसता है जिसकी वजह से पुलिस जितने भी नार्को टेस्ट हैं या फिर जितने भी टेस्ट हैं ना, ये जांच के लिए इससे कोई सबूत मिले तो उसके आधार पर जांच तो कर सकती है, पर इसके लिए अपने खिलाफ सज़ा नहीं, किसी को सज़ा नहीं दे सकती है, ठीक है ना। खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, यहाँ पे वो मामला फंसता है, ठीक है ना। एक आम व्यक्ति के तौर हम सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 21 जो है ना वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन एवं पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21, ठीक है ना। इसका दायरा बहुत बढ़ते गया है। अब फ्रीडम मतलब जीवन का अधिकार क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार ने इसमें जोड़ दी है, जैसे प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन के रक्षा का, निजता का अधिकार नहीं, प्राइवेसी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, इसके अलावा घूमने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं जिसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत लाएगा। यानी स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, जैसे दिल्ली में अगर पोल्यूशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं ये कहने के लिए कि हमारे स्वास्थ्य का अधिकार जीवन का अधिकार है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, ठीक है। आर्टिकल 21 से संबंधित यानी जीवन के अधिकार से संबंधित दो प्रमुख केस है, एक है गोपालन केस, मतलब बहुत प्रमुख केस, इसके बारे में जानना चाहिए। गोपालन केस है 1950 का, ठीक है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी केस, ठीक है। मेनका गांधी केस ये 1978 का केस है। ये दोनों केस संबंधित है जीवन के अधिकार से, ठीक है ना। गोपालन केस में मतलब मोटा मोटी गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी कार्यकारी प्रक्रिया यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटर जैसे पुलिस या फिर कोई और अथॉरिटी अगर किसी के जीवन का अधिकार को बाधित करती है तो उस पर तो रोक लगा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई विधायी प्रक्रिया मतलब विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर या फिर संसद भवन अगर कानून बना देता है, ठीक है ना, तो कानून बना करके प्राण मतलब जीवन का अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस को खारिज कर दिया था और बोला था न सिर्फ कार्यकारी बल्कि विधायी मामले में भी अगर विधायिका भी कोई कानून बनाती है और वो जीवन का अधिकार को सीमित करता है तो वो कानून सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो केस है, इससे संबंधित है। पूछा जाता है कि गोपालन केस या मेनका गांधी के किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं जीवन का अधिकार। इसके अलावा जीवन का अधिकार संबंधित कभी कोई आंसर लिख रहे हैं तो इन दोनों केस का केवल नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, ठीक है ना। संरक्षक मतलब उसकी रक्षा कौन करता है, संरक्षक जो अभी मैंने बताया जो कानून लागू कराए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, मैंने बताया ना, आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए फिलोसफिकल क्वेश्चन है थोड़ा। जो मौलिक अधिकार है ना इसका जो मूल उद्देश्य है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है ना। इंडिविजुअल की जो राइट्स है ना उसको सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है ना तो तो वो अपने जीवन अपने मतलब जो कैपेसिटी है उसका सबसे सर्वोच्च वो प्राप्त कर सकता है। जिस सोसाइटी में पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा है वो सोसाइटी ज़्यादा डेवलप हो पाती है, ज़्यादा साइंटिफिक हो पाती है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादा इन्वेंशन या ज़्यादा साइंस की तरक्की उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा होती है, उन देशों में ज़्यादा होती है जहाँ मौलिक अधिकार यानी पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है ना। तो पर्सनल फ्रीडम क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला सवाल है कि
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 सबको पता है, मैंने पहले बता दिया। आर्टिकल 14 से 18 जो है ना वो समानता के अधिकार की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 15 बोलता है, आर्टिकल 15 5 चीज़ों को ध्यान रखता है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान। इसके आधार पे 5 याद रखिएगा, इस 5 के आधार पे राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 16 होता है, वो बोलता है कोई भी सार्वजनिक नियुक्ति या कोई सरकारी नौकरी या कोई भी बहाली आती है, सार्वजनिक बहाली जो, उसके आधार पे सबको अवसर की समानता होगी, सबके साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की बात करता है, जबकि आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे पहले उपाधि दी जाती थी वायसराय, लॉर्ड, ऐसे कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ताकि क्योंकि अगर उपाधि दी जाएगी ना तो फिर ये आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, ठीक है ना। और जब आर्टिकल 18 पढ़ा जाता है तो इसको 14 के साथ मिला के पढ़ा जाता है, यानी 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और समानता के अधिकार से 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। एक है, ये बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है, कानून के समान संरक्षण, ठीक है ना, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ये ध्यान दे, बहुत माइनर बात है। कानून के समक्ष समानता जो लिया गया है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो है कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, ये जो लिया गया ना, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस जो माइनर डिफरेंस है इसको ध्यान रखिएगा, जो समक्ष समानता है, ठीक है ना, कानून का समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि जो कानून का समान संरक्षण है यूएसए से लिया गया। जो ब्रिटेन से लिया गया कानून का समक्ष समानता, ये इसको निगेटिव माना जाता है, और जो अमेरिका से लिया कानून का समान संरक्षण इसको पॉजिटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि कानून का समक्ष समानता की बात का मतलब ये है कि सभी कानून का समक्ष समान है, ठीक है ना। मतलब एक 10 साल का बच्चा कोई अगर क्राइम करता है और एक 30 साल का व्यक्ति क्राइम करता है, सब कानून के समान समक्ष बराबर है। कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति, कोई माइंड रूप से कोई बीमार व्यक्ति कोई क्राइम करता है और कोई स्वस्थ व्यक्ति क्राइम करता है, वो सब बराबर है, ठीक है ना। इसलिए इसको निगेटिव माना जाता है। जबकि कानून का समान संरक्षण का मतलब ये समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ठीक है ना। अगर परिस्थितियाँ समान हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही परिस्थिति के, तो उनके साथ समान व्यवहार करेगा। अगर परिस्थितियाँ अलग अलग हैं तो व्यवहार अलग अलग होगा। जैसे 5 साल के बच्चे से कोई क्राइम हो जाए, ठीक है ना, और 30 साल के आदमी से कोई क्राइम हो, दोनों को अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाए, क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ सेम नहीं है, ठीक है ना। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जैसे इनकम टैक्स होता है, जो व्यक्ति 5 लाख से कम कमाता है उसको इनकम टैक्स 0% लगता है, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, 1 करोड़ रुपया कमाता है या 30 लाख से ऊपर कमाता है, उसको इनकम टैक्स 30% लगता है, ठीक है ना। ये समानता का विरोध नहीं है। अगर इसके तहत देखें, ब्रिटेन के तहत सबको 30% टैक्स लगना चाहिए, ठीक है ना, तो वो निगेटिव हो जाता है। जबकि अगर इसके तहत देखें तो समान परिस्थितियों में 5 लाख से कम कमाता है तो इसको टैक्स में रिबेट दी गई है, जो कि ज़्यादा कमाता है उसको 30% टैक्स दिया जाता है, ताकि दोनों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अमेरिका से जो लिया गया कानून का समान संरक्षण वो पॉजिटिव है, और जो ब्रिटेन से लिया गया है कानून के समक्ष समानता वो निगेटिव माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 विधान पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, क्योंकि इसके तहत कानून के समक्ष एक ऐसा कानून बाध्य है सरकार संसद बनाने के लिए जो कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा बताता हो। यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित कानून बनाना सरकार के लिए आवश्यक है, इसलिए पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इस पर सरकार कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। अगला जो सवाल है कि भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से है, ठीक है ना। तो छुआछूत उन्मूलन संबंधित आर्टिकल 17 है, जिसमें अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। इसके लिए एक कानून बना था अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में, जिसको सिविल राइट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, इसके आधार पे लिंग, इन 5 स्थानों पे विभेद नहीं कर सकती है सरकार। और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी, ठीक है।
अगला है कि समानता के अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ठीक है ना। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता भी सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार, ठीक है। मतलब किसी को आर्टिकल 15 के माध्यम से किसी को भी आप धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से किसी को विभेद नहीं कर सकते हैं, सबके लिए कानून समान है। और सामाजिक, किसी की सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके आधार पर आप उसके साथ विभेद नहीं कर सकते। तो जो समानता का अधिकार है वो इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करता है। अगला जो सवाल है वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण या आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 जो है ना वो उपाधियों के अंत की बात करता है कि उपाधियां नहीं दी जाएंगी, उपाधियों के अंत की बात करता है। लेकिन पद्म विभूषण, भारत रत्न ऐसे कुछ सम्मान है, फिर सेना से कुछ संबंधित कुछ सम्मान है, ठीक है ना, वो दिया जा सकता है, ठीक है ना। कोई उपाधि नहीं है, इसको उपाधि में पुरस्कार ये सब इस चीज़ को उपाधि में नहीं रखा गया है। इससे संबंधित एक बात और ये है कि जो अनुच्छेद 18 है ना, कोई भी भारत का नागरिक, ये याद रखिएगा, ये बहुत कम जगह पे लिखा, जो भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है ना, ये अगर विदेशों से कोई भी उपहार या कोई भी पद स्वीकार करता है, कोई भी ऐसे टाइटल स्वीकार करता है, तो उसको भारत में राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए शाहरुख खान है, जो इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला, ठीक है ना, तो इन्होंने राष्ट्रपति जी से पहले अनुमति ली होगी, तब उनको ये सम्मान मिला होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 पता ही 5 चीज़ें, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। और आर्टिकल जो 23 है, ठीक है ना, वो मानव व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्संग यानी फोर्स्ड लेबर से स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये 1955 में कानून बना था। वर्तमान में इसको सिविल अधिकार अधिनियम यानी सिविल राइट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 17, ठीक है ना। ये अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो इसको लागू कराने के लिए एक मतलब ये समाज में लागू कराने के लिए एक कानून बना जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। इसमें बताया गया कि अगर कोई इसको वायलेट करता है उसको क्या क्या सजा मिले, क्योंकि संविधान में केवल ये बात लिखी गई है, ठीक है ना। संविधान में एक और बहुत प्रमुख आर्टिकल है, आर्टिकल 35, ठीक है ना। इसको आर्टिकल 35 वो आर्टिकल है जिसका प्रयोग करके कोई भी मौलिक अधिकार से संबंधित हम कानून बनाते हैं। यानी आर्टिकल 17 से संबंधित अगर ये कानून बनाया गया है तो आर्टिकल 35 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। जो आर्टिकल 15 है ना, उसमें ये सारी बातें लिखी गई है, किसके अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो ये समता के अधिकार, आर्टिकल 15 आपको पता है समता का अधिकार किसके अंतर्गत है, 14 से आर्टिकल 14 से 18, ठीक है ना। तो समता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं किया सकते, आर्टिकल 15 नहीं है, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समता के अधिकार में 2 चीज़ें हैं, एक है कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है, और एक है कानून का समान संरक्षण जो कि यूएसए से लिया गया है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और आमतौर पर स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं। जो अगला है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, ठीक है ना। ये सारे देखिए इसमें भिन्न कौन सा है, देखिए आर्टिकल 14, आपको आर्टिकल 14 से 18 ये किस चीज़ की बातें करता है, ये समानता की बात करता है, समानता का अधिकार, ठीक है। जबकि आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, ठीक है ना। 19 से आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, ठीक। तो इसमें आर्टिकल 19 जो है ना वो डिफरेंट है, और आर्टिकल 19 जो है ये भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 में इतनी सारी बातें लिखी गई है, ठीक है ना।
इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है, संघ यानी बनाने का अधिकार है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण यानी कोई बिना रोक टोक के पूरे भारत के क्षेत्र में घूमने का अधिकार है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है, जबकि कोई भी किसी प्रकार का और कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है भारत के क्षेत्र में। हालांकि ये एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तार्किक रूप से कोई भी प्रतिबंध सरकार चाहे तो लगा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि अंडमान निकोबार का क्षेत्र है जहाँ पे सेंटिनलीज, आपको पता होगा सेंटिनलीज या जारवा जनजातियाँ रहती है, तो वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकते। या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों को संरक्षित किया गया जहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि इन सब प्रजातियों को खतरा है उससे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ सरकार लगा सकती है। ये जो अधिकार ये निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा निवास करने का अधिकार, ये सबको पता होगा आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले, हटने से पहले हम जम्मू एंड कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे। ऐसे और बहुत सारे स्थान है जहाँ पे हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। हो सकता है उससे वहाँ की प्रजाति को नुकसान हो या फिर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान हो। तो ऐसे में सरकार कोई भी चाहे तो कानून बना सकती है। जैसे व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय तो कर सकते, लेकिन इंडिया में गैम्बलिंग यानी जुआ का अधिकार, जुआ का व्यापार करने का अधिकार नहीं है, बेटिंग नहीं कर सकते, जो कि विदेशों में है, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। ये आर्टिकल 19 को पढ़ते समय बात हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं है, मतलब ये सारे अधिकार एब्सोल्यूट प्राप्त नहीं है हमको, ठीक है ना। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, 15 वही 5 चीज़ों की बात करता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार विभेद नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 16 बात करता है, इसको सामान्य समझिए तो किसी भी सार्वजनिक नौकरियों में सार्वजनिक अवसर सबको मिलेगा, अवसर की समानता को ध्यान में रखा जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 26 में सामान्यतः लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आर्टिकल 26 को अगर आप मूल रूप से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 26 में लिखा ही गया है कि अनुच्छेद 26 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। मतलब इतने सारे काम, इतनी सारी स्वतंत्रता दी गई हैं एक व्यक्ति को, जिसमें धार्मिक प्रयोजन है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना है, धर्म विषय कोई कार्य है, संपत्ति का अर्जन है, ठीक है ना। ऐसी संपत्ति इसको प्रशासन करने की स्वतंत्रता है, तो ये कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, इसका वायलेशन होगा तो फिर इस आर्टिकल पे सरकार रोक लगा सकते हैं। ये भी आर्टिकल निरपेक्ष यानी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके डेफिनेशन में ही लिखा रहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो यहाँ से देख लीजिए, ये लोक व्यवस्था, यह सदाचार और यह स्वास्थ्य, यानी 1, 4 और 5 यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, मतलब इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि भारत में समाचार पत्रों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, जो भी संविधान में वर्णित है, वो कहाँ से दिया गया है। भारत में समाचार पत्र अपनी स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल से प्राप्त करते हैं, तो वो है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है ना। आर्टिकल 19(1) में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस के लिए कोई अलग से फंडामेंटल राइट्स नहीं लिखे गए, जबकि अमेरिका में प्रेस के लिए अलग से स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। तो जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के तहत हमारे समाचार पत्रों को भी अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता है। एक बहुत प्रमुख केस है ये इंडियन एक्सप्रेस केस, ठीक है ना। इंडियन एक्सप्रेस केस 1978 का एक प्रमुख केस है, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 19(1) के तहत ही पढ़ा जाना चाहिए, नहीं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही इसको पढ़ा जाना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। देखिए,
ये पूछ रहा है कि मौजूदा समय में कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो मौजूदा समय में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जो मैंने बताया था। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण देश में घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर ये मूल संविधान पूछता, ठीक है ना, तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, जिसको हम एक बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन सबको पता है कि 44वें संविधान संशोधन से इसको संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, तो अब ये आर्टिकल 300A यानी 300 क में संपत्ति का अधिकार है। अब यह एक लीगल यानी लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं समझ, ठीक है ना। अब हम कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है मार्शल, क्राउथर, क्राउमर और हैंसन। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसका आंसर है क्राउमर। क्राउमर ने मुद्रा यानी करेंसी की परिभाषा दी थी। अब करेंसी की परिभाषा क्या दी थी, इसने दी थी, बोला था मुद्रा वह साधन है, वह करेंसी वह साधन जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को खरीद या बिक्री यानी परचेज और सेल कर सकते हैं। मुद्रा वो सबसे आसान साधन है, ठीक है। करेंसी कैसे, इंडिया करेंसी क्या, इंडिया करेंसी है रुपीज़, ठीक है ना, इसको ऐसे ये इसका साइन है ना रुपीज़, ठीक है। यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे सॉरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से इंग्लैंड का पाउंड है, ठीक है ना, चाइना का मंडरीन है, जापान का येन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया था। दूसरा है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, ठीक है ना। जो ग्रेसम है ना, इसका नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम ने मुद्रा के प्रचलन का नाम दिया था, ये थे सर थॉमस ग्रेसम थे, ठीक है ना। इन्होंने मुद्रा के प्रचलन का सिद्धांत दिया था। तो इनका जो नियम है ना मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मतलब जो करेंसी है उसका कार्य क्या नहीं है, मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय या मूल्य का स्थिरीकरण। देखिए मूल्य का स्थिरीकरण जो है ना, स्टेबलाइजेशन, ये मुद्रा का काम नहीं है, ये पॉलिसी के माध्यम से, मोनेटाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से स्थिरीकरण किया जाता है, बाकी सब मुद्रा का कार्य है, ठीक है। अगला सवाल है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं। जो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा, ठीक है ना। इसका पैसे याद रखिए, अगर नहीं याद आ रहा तो ट्रिक ये है कि कोई भी चीज़ गर्म होती है ना तो वो ऊपर की तरफ वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाती है और वो जल्दी मूव करती है, ठीक है ना। गर्म मुद्रा का मतलब ये है वो मुद्रा जिसमें जैसे जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाए, भाग जाए। जैसे कि शेयर बाजार, शेयर मार्केट में जो पैसे लगते हैं, तो इसमें क्या, अगर शेयर मार्केट हमने खरीदा, अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा हम तुरंत किसी और को खरीद लेंगे, अगर घटेगा तो हम तुरंत बेच देंगे। तो शेयर मार्केट का जो पैसा होता है ना, उसमें तुरंत पलायन करने की शक्ति होती है, वो तुरंत इधर उधर जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा जो जैसे 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट, एक FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लंबे समय के लिए होता है। लेकिन FPI होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें भी पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसमें जल्दी से पलायन कर जाए उसको हम गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला सवाल है हवाला किसको बोलते हैं। बहुत कॉमन शब्द है, हम सबको पता होगा। हवाला दरअसल ना एक विदेशी जो मुद्रा होता है ना, उसके अवैध विनियमन, अवैध हस्तांतरण कह सकते हैं, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम हवाला कहते हैं, ठीक है ना। तो यह है ना विदेशी विद्या में अवैध कारोबार, ठीक है ना, एक इलीगल तरीका है पैसे को ट्रांसफ़र करने का। जैसे कोई पैसा भारत में, इसको इलीगल तरीके से किसी और देश में ट्रांसफ़र करेंगे या किसी और देश के पैसे को इलीगल तरीके से भारत में लाएंगे, उस प्रोसेस को हवाला कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हार्ड करेंसी, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या देखा था, हॉट करेंसी देखा था। अब हम देखेंगे हार्ड करेंसी किसको कहते हैं, ठीक है ना। हार्ड करेंसी बहुत सिंपल से इसको समझ लीजिए। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है ना जिसका डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, ठीक है ना। डिमांड किसका ज़्यादा होता है, डिमांड उसका ज़्यादा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो जिसका डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, उस करेंसी को बोलते हैं हार्ड करेंसी।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग अपेक्षा आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है ना, यानी इसकी सप्लाई जो है ना उसके डिमांड से कम है, यानी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उस मुद्रा को बोलते हैं हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी से जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ठीक है ना, जैसे मौजूदा समय में सबसे वैल्यूएबल करेंसी कौन है, डॉलर है, यूरो है, कैनेडियन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड एक तरीके से करेंसी है। इससे हम पूरे विश्व में कोई भी चीज़ किसी भी देश से जाकर खरीद सकते हैं, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे और किसी जैसे पाकिस्तानी रुपया है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इससे हम पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी देश में वो चीज़ें लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो हार्ड करेंसी नहीं होगी। हार्ड करेंसी जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, जिसकी और इसका डेफिनेशन है कि जिसका डिमांड ज़्यादा हो पर सप्लाई कम हो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि ठीक हार्ड करेंसी का अपोजिट क्या होता है, सॉफ्ट करेंसी। वो करेंसी जिसकी उसमें क्या था, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, ठीक है ना, जबकि इसमें है ना कि ठीक है क्या, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है ना, ये तो हो गया हार्ड करेंसी। जबकि जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा है पर उसका डिमांड कम है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। वो करेंसी जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट करेंसी। जैसे जिम्बाब्वे डॉलर, कई लाख रुपए देंगे तो कई लाख जिम्बाब्वे डॉलर देंगे तो ₹1 मिलेगा, इसका वैल्यू इतना डी वैल्यू हो गया है। वेनेजुएला की जो करेंसी है बोलीवर, इसको वेनेजुएला बोलीवर बोलते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पाकिस्तान के रुपये है, PKR बोलते हैं, ठीक है ना, ये लगभग ₹270 के आसपास है मौजूदा समय में। तो अगर भारत का मान लीजिए 80 है, तो अगर हम ₹80 खर्च करेंगे तो 4 पाकिस्तानी रुपये खरीद लेंगे, यानी पाकिस्तानी वैल्यू कम है, ये मार्केट में ज़्यादा है। तो ऐसे करेंसी को बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी, ठीक है, जिसका सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है पर उसका डिमांड ही नहीं है, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा। अगला सवाल है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मनी को बोलते हैं विधिग्राह मुद्रा। इतनी हिंदी से डरने की जरूरत नहीं है। विधिग्राह का मतलब होता है लीगल टेंडर या लॉफुल मनी, लॉफुल करेंसी। वो करेंसी जो कानूनी रूप से सही है, कानूनी रूप से बाध्य है। कोई भी सरकार जब किसी मनी को कानूनी बाध्यता दे देती है, मान्यता दे देती है, तो वो विधिग्राह मुद्रा लीगल टेंडर कहा जाता है। उस मुद्रा को कोई आपके देश में अगर एक्सेप्ट करने से मना करे कुछ खरीदने में, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सबको याद होगा 2016 में 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी इसको बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें सरकार ने जो ऑफिशियल रूप से, हम तो कहते हैं कि नोटबंदी हो गई थी, सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो 2000 और 500 के नोट थे ना, उसको लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था। अब 2000 और इसके बाद से 8 नंबर का 2000 और 500 का नोट लीगल टेंडर में नहीं था। इसका मतलब इस करेंसी को उसके बाद कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो आप मतलब कोई दुकानदार स्वीकार नहीं करे तो आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तो वो मुद्रा जो कानूनी रूप से बाध्य है उसको हम विधिग्राह यानी लीगल टेंडर कहते हैं। अगला सवाल है कि सस्ती मुद्रा क्या होती है। सस्ता मतलब क्या होता है, सस्ता का मतलब होता है वो चीज़ जो आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है ना, जिसको हम आसानी से खरीद सकें, जिसका लोन ले तो हमको बहुत कम दर पे जो मिल जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सस्ती मुद्रा, ठीक है। तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना ही, देखिए देश के मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना ही सस्ती मुद्रा कहलाती है। जैसे डॉलर सबको चाहिए, डॉलर क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो डॉलर सबको खरीदना चाहेगा, तो क्या आसानी से उपलब्ध होगा, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगा। डॉलर का हम कर्ज लेंगे तो हमको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी मुद्रा को हम सस्ती मुद्रा कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध होगा, ठीक है। जो आसानी से उपलब्ध नहीं उसको क्या बोलेंगे, महंगी मुद्रा बोलेंगे, ठीक है। तो US डॉलर एक महंगी मुद्रा हो गई, जबकि अगर हम जिम्बाब्वे का डॉलर देखें या पाकिस्तान का रुपया देखें तो वो सस्ती मुद्रा हो गई, आसानी से अवेलेबल है। अगला है किन देशों में मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। हार्ड करेंसी मतलब वो मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन सी मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, जैसे US डॉलर है, यूरो है, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है ना, या फिर जापानी येन है, चाइना का युआन है, इसको मैंडरिन भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये सबको चाहिए, तो सब कुछ इसको खरीदने के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है ना।
तो ये प्रायः कौन से देश का एग्जाम्पल हो सकता है? ये हो सकता है हाईली डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देशों का ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है? भारत की विधिग्राह्य मतलब वो लीगल टेंडर भारत का कौन सा है? तो भारत का जो लीगल टेंडर देखिए बाहर हो गया ये रुपया। भारत का यूरो का है, का यूरोपीय यूनियन का है। डॉलर का है, का समांतर डॉलर मतलब यूएस डॉलर समझिए, डॉलर का मतलब होता है अमेरिका का है। और स्टर्लिंग पाउंड यूके का है। यूके अभी यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, ठीक है ना, हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। तो जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारतीय जो आय है ना, इनकम में सर्वाधिक है विनिर्माण क्षेत्र का यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोला क्योंकि ये इस सब में ऐसे तो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें विनिर्माण क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। अगर इसमें सेवा क्षेत्र देते सर्विस सेक्टर तो उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ठीक है ना, राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ठीक है, तो कृषि का योगदान निरंतर घटा है, ठीक है। जैसे 1950 में जब देश अभी आज़ाद हुआ था, जब पहली प्लानिंग कमीशन बनी थी, तो कृषि का योगदान उस समय हमारी राष्ट्रीय आय में 56.5% के आसपास था। मौजूदा समय में सिर्फ 16% है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया है। पहले एग्जाम्पल लीजिए, पहले हम 100 टन अनाज उत्पादन करते थे, तो अब लाख टन करते हैं, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज राष्ट्रीय आय में चूँकि बाकी सब क्षेत्रों का विनिर्माण का, सेवा क्षेत्र का बढ़ गया है, इसलिए परसेंटेज में कृषि क्षेत्र का कम हो गया है, ठीक है। अगला है कि जैसे से अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? किसी विकसित अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी होती है ना, उसका शेप ये होना चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी का शेप ये है प्लस आपकी इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो समझिए कि आपकी इकोनॉमी एक विकसित इकोनॉमी की तरफ होती जा रही है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकसित होती है तो तृतीय क्षेत्र का दायरा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र देखिए कम है, द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र उससे ज़्यादा है, और तृतीय यानी सर्विस सेक्टर उससे ज़्यादा है। भारत में सर्विस सेक्टर का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र 16% है लगभग, ये 27% के आसपास है, और ये आपको 57% के आसपास है, जबकि आज़ादी के समय ये ठीक उल्टा था, ठीक है ना, ये ऐसे था, ठीक है। तो ये बढ़ता जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे परसेंटेज हैं, इसमें जो उत्पादन का जो अमाउंट है वो सबका लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला सवाल है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार, एक सेकंड इसका मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, जो CSO है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बार परीक्षा में पूछा था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। देखो तो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इससे कोई क्वेश्चन हो सकता है कि CSO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये CSO जो है ना, 2019 में 2 संस्था थी, एक CSO और एक NSSO, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक संस्था बना दी गई NSSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ये बना था आपको 23 मई 2019 को, ठीक है। तो अब CSO संस्था नहीं है, NSSO भी नहीं है, दोनों को मर्ज करके एक संस्था बना दिया गया 2019 में। तो अगर कोई पूछे कि CSO कब बना था तो 1951 बना था, लेकिन अगर पूछे NSO कब बना था तो ये 2019 में बना था, ठीक है ना। तो अब जितने भी CSO और NSSO का काम है वो कौन संस्था करती है? NSO करती है, ठीक है। अगला सवाल जो है कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है ना, देखिए एकदम पूछा गया राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय आय जो है ना, ये एक सेकंड यार, ये पेन कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय है ना, वो उत्पादन लागत पर जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है ना, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है ना।
राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक साल में जितने हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना, उसमें हम अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितना हमने बेचा और जितना हमने खरीदा, इसको माइनस कर देते हैं, तो जो निवल होता है ना, शुद्ध रूप से जो आता है आय आती है, उसको हम राष्ट्रीय आय करते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये का चीज़ खरीदा, ठीक है ना, और 105 रुपये का चीज़ बेचा, तो हमारा राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। अगला जो सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, ठीक है ना, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित? क्योंकि कुछ चूंकि ये क्वेश्चन 1995 और 2010 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जो मैं नहीं बताया था 1951 में बनी थी, लेकिन ये 1951 में बनी थी। लेकिन अगर अब पूछे कि राष्ट्रीय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है, तो ये एक संस्था बन गई है NSO 2 संस्था से मिलकर बनी है, NSSO और CSO। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2019 में, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी क्लैरिटी आपको आई होगी, बहुत सारे परीक्षा के रिवीजन में काम आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारा वीडियो आपको रिवीजन में मदद करेगा, ठीक है ना। एक बार आपने अगर किताब अच्छे से पढ़ लिया है, तो जब उसको रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल होंगी और परीक्षा में याद आएंगी। इसलिए हम डिस्कशन को बहुत विस्तृत में करते हैं, शॉर्ट में करने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो जेन्युइनली आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, कोई भी सुझाव हो जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना सब ख्याल रखिए, और थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।